हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 का विज्ञान का हाल ही में आपका जो पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रश्न से यहाँ पे, जो कि पहला प्रश्न है। सभी प्रश्न करना यहाँ पे अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है जो कि बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा और सही ऑप्शन को अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना होगा। पहला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को कहते हैं। तो इसके उत्तर में आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल और चौथा ऑप्शन है फैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंटरनेट। अगर आपने इंटरनेट को मारा है तो आपका एक नंबर यहाँ पे पक्का हो जाता है। सेकंड प्रश्न है कि भेड़ तथा रेशमी कीट होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या अपमार्जक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, शाकाहारी। भेड़ और जो रेशमी कीट होते हैं कैसे होते हैं, शाकाहारी, यानी कि ये पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं या घास को खाते हैं। इसलिए जो घास को खाता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है COH, दूसरा ऑप्शन है CA2OH, तीसरा ऑप्शन है CaOH का होल थ्राइस और चौथा ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जल का क्वथनांक होता है। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री होता है, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। आपसे गलनांक पूछता है तो आपको बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, जिसपे बर्फ़ में जमने लगता है और जिस पॉइंट पे उबलने लगता है उसे कौन कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है रेनिन और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन के कारण, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और के कारण, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग के कारण होता है, जबकि चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। हीमो जो एक वर्णक होता है और ग्लोबिन आपका प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इस कारण हमारे जो रक्त होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है विषाणु जनित रोग है कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है चेचक, दूसरा ऑप्शन है पेचिस, तीसरा ऑप्शन है प्लेग, चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, चेचक। विषाणु को हम लोग बोलते हैं वायरस और जीवाणु की बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु होता है, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उससे होता है। वायरस होता है, इससे हमारा ज़्यादातर संक्रमण वाले रोग होते हैं, यानी एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं। इसलिए चेचक भी क्या है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है, इसलिए विषाणु जनित है। अगला प्रश्न है आम का पेड़ से नीचे गिरना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पेशीय बल का, दूसरा है चुंबकीय बल का, तीसरा है गुरुत्व बल का और चौथा है घर्षण बल का। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो किसके कारण गिरती है, आपको पता है, वो होती है गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल के कारण होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गुरुत्व बल। प्रश्न नंबर 9 है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है
हीलियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं यानी जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जिससे आग बुझाई जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर ये नहीं होता है तो आपका खाने वाला जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको भी डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 का होल CO3 Na2SCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं से फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको देखने को मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट पे मारना होगा टिक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा रहा है कि इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्टर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। जिससे आप कमांड देते हैं कंप्यूटर में वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि कीबोर्ड से आप कोई चीज़ इंटर करते हैं यानी कि आपको कमांड दिए तो आपका आगे का प्रोसेस होता है। मॉनिटर पे हमको चीज़ दिखाई देता है यानी आउटपुट होता है। प्रिंट होकर के कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो भी हमारा आउटपुट हो गया। प्रोजेक्टर होता है, उसमें भी कोई चित्र सामने दिखाई देता है, ये भी हमारा कहीं क्या हो गया आउटपुट। यानी तीनों आउटपुट डिवाइस हो गए, जबकि हमारा कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक होता है, माउस होता है, सब हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें से पूछा जा रहा है कि अति लघु प्रश्न, जिसके आंसर आपको एक लाइन में देने होंगे। पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो सबको पता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है कौन सा है, नाइट्रोजन है, जो कि 78% यानी 78% होता है। उसके बाद आपका नंबर आता है ऑक्सीजन का, जिसकी परसेंट मात्रा है 21। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैस देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कई बार पूछा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रख लेंगे, 0.03% होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू में कितने बटन होते हैं। जनरली देखा जाए तो सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू में कोई बटन नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल अगर हम उसके बॉक्स की बात करते हैं जिसमें वो सीपीयू पूरा फिक्स रहता है तो उसमें आपको 2 बटन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका ऑन और ऑफ का बटन होगा, ठीक, और दूसरा बटन आपका रीसेट का होता है। ये 2 बटन देखने मिलेंगे, ऑन ऑफ का एक तो हो जाएगा, दूसरा आपका रीसेट का। वैसे जनरली देखा जाए तो इसके अंदर कोई बटन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो आपको इसे पता है 2 प्रकार की जल में कठोरता होती है, एक तो स्थायी होती है, दूसरा अस्थायी होती है। अगर हम स्थायी की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड जैसे कि CaCl2 और MgCl2 या सल्फेट होते हैं SO4, ठीक है। इसके कारण आपकी जल की स्थायी कठोरता होती है। अगर आपको अस्थायी पूछता है तो सोडियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाना होता है तो आप प्रयोग करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण, जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 है, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? जब माचिस जलाते हैं तो उसमें आपको ऊष्मा मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में वो परिवर्तित हो रही है। तो मोमबत्ती और माचिस जलाने से रासायनिक ऊर्जा से वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि पित्त रस कहाँ पे बनता है। पित्त जो रस होता है कहाँ पे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। इसको हम इंग्लिश में बाइल जूस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बनता कहाँ है, हमारा यकृत में बनता है।
या हम कह सकते हैं लीवर इसको कहते हैं, ठीक है। यकृत या लीवर में बनता है और ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में ये स्टोर होता है, पित्ताशय में यह स्टोर होता है, जबकि ये बनता कहाँ पे है, तो यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अपना भोजन स्वयं ना बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। जो अपना भोजन ना बनाते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी, यानी दूसरे पर जीवित रहने वाले को कहते हैं परजीवी या परपोषी कहेंगे, परजीवी या परपोषी, ठीक है। और जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसको हम परपोषी या परजीवी कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि उसमें पूछा जा रहा है कि एक यौगिक का सूत्र क्या है, सोडियम NaOH यानी कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन कौन से तत्व संयोजित है, यानी कि ये किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा Na, जिसको हम बोलेंगे सोडियम, इस प्रकार लिख लीजिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको हाइड्रोजन ऐसे दिखने को मिल रहा है, तो उसको हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन। तो तीन आपको पॉइंट तीन तत्व देखने को मिले, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसके बारे में लिख लीजिए, एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 22 मार्च की बात करते हैं, तो 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात भी करते हैं, पृथ्वी दिवस, और 22 मई की बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 से मई। तो 22 मार्च के पूछता है तो जल दिवस, 22 अप्रैल को पूछता है तो पृथ्वी दिवस, अगर 22 मई को पूछता है तो 22 मई आपका जैव विविधता दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। तो कुनैन की एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। ध्यान में रखेंगे, कुनैन के वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। सिनकोना वृक्ष के कुनैन के छाल से प्राप्त होने वाली दवा है, मलेरिया की दवा है, आपको ध्यान में रखना है। अब मलेरिया होता किससे है, में मच्छरों के काटने से होता है। ये प्लाज्मोडियम रोग है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अब 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, और टोटल आपको 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, परिरक्षण क्या है। परिरक्षण की बात करते हैं तो यानी कि कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक क्या रखे, सुरक्षित रखे, उसको हम परिरक्षण कहते हैं। और अगर इसमें बात करते हैं तो जैसे कि ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम परिरक्षण पदार्थ उसमें मिलाते हैं किसी खाद्य पदार्थ में, तो उसमें जो बैक्टीरिया यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो उनके अंदर जो वायु होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, जिससे उनकी वो नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो खाद्य पदार्थ परिरक्षण का जो खाद्य पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है उसमें, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं होता, जबकि जीवाणु के लिए हानिकारक होता है। तो परिरक्षण क्या है कि हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है कि परावर्तन के नियमों को लिखिए। परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपका परिवर्तन का नियम कहलाता है। जो यानी कि इंसिडेंट रे जब आती है, आपतित किरण आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु होता है, इस पर अविलंब है, और परावर्तन किरण तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होती है, परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। जितना ही एंगल आपका आपतित होगा उतना ही आपका रिफ्लेक्ट भी होगा। प्रश्न नंबर 3 तीसरा है, इसमें आवेशित वस्तु
में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है? जब जैसे आप चुंबक की बात करते हैं तो उसमें दो पोल होते हैं, साउथ होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। दो चुंबक ले लीजिए, इसमें साउथ एक तरफ नॉर्थ ले लीजिए। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन यानी साउथ या इधर अगर नॉर्थ है तो इधर क्या आएगा, साउथ ले लिया, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, चुंबक यानी कि आकर्षित होंगे। और अगर हम सेम पोल ले लेंगे यानी साउथ साउथ ले लिया दोनों साइड में, या नॉर्थ नॉर्थ ले लिया, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, दूर भागेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। कह सकते हैं कि जब आवेशित वस्तु कब आकर्षित होंगे, जब उनका आवेश क्या होगा। आवेश में अगर यहाँ पे आवेशित वस्तु की बात होता है, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक अंक की बात करेंगे हम। तो अगर ऋणात्मक और धनात्मक रहेंगे तो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और जब धनात्मक या ऋणात्मक मिलेंगे तो क्या कर लेंगे, प्रतिकर्षण कहलाएगा। इस प्रकार से आप आवेशित वस्तुओं के बारे में लिख सकते हैं या चुंबक के माध्यम से भी समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कि रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम का इस प्रकार से आपका स्पेलिंग होता है RAM और रोम का स्पेलिंग होता है ROM। तो इसको हम लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस ACCESS एक्सेस और मेमोरी, हमसे क्या बन जाएगा, MEMORY। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका ये हो गया रैम। और जबकि रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड READ, ओनली का ONLY, ओनली। अब मेमोरी की स्पेलिंग आपको पता ही है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में लिख लीजिएगा, केवल फुल फॉर्म ही लिखना था, तो यहाँ पे आपको लिख लेना आसान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वृक्षों के नीचे रात में आपको क्यों नहीं सोना चाहिए? रात्रि के समय वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो आपको पता है कि हमको पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन उत्पन्न कराते हैं, हमें यानी कि ये प्राणवायु का समय लिए होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रात्रि के समय ये प्रोसेस उल्टा होने लगता है, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी हमारे लिए हानिकारक होती है, यानी कि ये उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए रात्रि के समय आपको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा मात्रा में रात में निकलती है पेड़ पौधों से, जबकि दिन में पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और अपने लिए वो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रश्न नंबर अब 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा पहला प्रश्न, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उनके विभिन्न भागों के क्या उपयोग है, लिखिए। तो जैसे भी देखते हैं, अगर पत्तियां हमें नीम की पत्तियां काफ़ी हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हम उसके डंठल जो तने होते हैं उससे हम दातुन बना सकते हैं। मोटे जो तने होते हैं उसके हम चौखट बाजू बनाते हैं, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा तीखा होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अत्यंत लाभदायक होता है। आपको अपने भाषा में इसके बारे में लिख सकते हैं। आपने नीम का पेड़ देखा है तो क्या क्या क्वालिटी आपने देखने को मिली, क्या लोगों ने बताया, अपने तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं, कई पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि सब पॉइंट ही उपयोगी होता है नीम का पेड़ के लिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है तथा उनके निवारण लिखिए। तो जब सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है कि आज के समय में जो मोटर व्हीकल है, हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, इनसे अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। जेट ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण करती है। उनके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं, मफलर विधि का उपयोग करते हैं, यानी जो रास्ते होते हैं उनके बीच में पेड़ पौधे लगाइए, जिससे वो क्या होंगे, उनकी ध्वनि आपके शहरों तक नहीं पहुंच पाएगी। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहिए। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि कम करने वाले इंजन का प्रयोग करिए, जो आज के नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब काफ़ी कम हो चुके हैं। कई गाड़ियों के इंजन बहुत साइलेंट रहते हैं। 30 पॉइंट को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में हो जाएगा, यानी कि वैश्विक तापमान। इससे क्या होता है कि जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी होती है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, यानी हमारे
वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बर्फ़ जो जमी होती है वो पिघलेगा, और जब पिघलेगा तो नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, और समुद्र का जो वाटर लेवल हो ऊपर बढ़ता जाएगा, और जो आसपास के जो लैंड रहेंगे, जो द्वीप रहेंगे, वो सब क्या होंगे, उस समुद्र में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा खतरा होगा आने वाले समय के लिए। यही सब है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। और भी चीज़ें हो सकती हैं, दमा हो सकता है, हमें सांस फूलने में दिक्कत होती है, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर अधिक होगा तो हम ज़्यादा एसी का प्रयोग करेंगे, फिर और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से कई चीज़ बढ़ती जाएंगी, इस चीज़ें कम नहीं होने वाली, आगे बढ़ती जाएगी। इस सब के बारे में आप अपने शब्दों में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो यह पेपर आपका था, इसका हम लोगों ने संपूर्ण एनालिसिस किया। हर एक प्रश्न का अगर कोई प्रश्न में गलती हुई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसको हम सुधार सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।